दोनों की मुलाकात में रक्षा समझौते के अलावा एशिया में बढ़ते चीन के दबदबे पर रोक लगाने को लेकर इसमें बात हो सकती है। इसके अलावा कई और जरूरी समझौतों पर भी दोनों देशों सेना का स्थापना दिवस आज, शिंदे और उद्धव कुछ अलग अलग जगह करेंगे कार्यक्रम। राहुल गांधी का जन्मदिन आज, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे बधाई वाले पोस्टर। फिल्मादी पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हिंदू सेना, तत्काल सुनवाई की मांग। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या, एनआईए की वांटेड लिस्ट में था शामिल। और नेपाल में भारी बारिश से मची तबाही, भूस्खलन से एक की मौत और 25 लापता। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान में विपक्ष पर जमकर बरसे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल यहां पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए आगामी चुनाव पर एक बड़ा दावा कर दिया है। महाजनसंपर्क अभियान 2024 में महासमर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाविजय मिले, इसके लिए संपर्क का अभियान चलता है और बहुत सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, पूरे देश की 543 लोकसभा क्षेत्रों में चल रहा है। और पीडीए का मतलब मैंने कल बताया था कि श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद है, डी फॉर दंगा कराओ है और ए फॉर अपराधियों का साथ देना है। तो इनका पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए नहीं, गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए, कानून व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करने के लिए है। ये शराफत की राजनीति छोड़ चुके हैं और यह जो इनका सर्वोच्च था 2019 के लोकसभा में था और 2022 के विधानसभा में था, अब सपा समाप्तवादी पार्टी होगी। सर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सब लोग इसमें नहीं, सारे लोग एकत्र हो जाएं और जो बचे हों वो भी एकत्र हो जाएं, लेकिन खिलेगा कमल और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये देश की जनता ने तय किया है, भाजपा ने नहीं तय किया। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता ने तय कर दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और जब रिजल्ट आया तो 283 सांसद जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, ये सारे लगभग एक हो गए थे और सबके एक होने के बाद भी हम 303 विधायक केवल कमल के फूल पर जीते। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए और ये तीसरी बार फिर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको रोक देगी कि जो देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं आए, वह उस संसद के भवन के अंदर जो सांसद बनकर के बैठने का अधिकार है, उन्होंने उसी दिन अपना गंवा दिया। लखीमपुर में बढ़ते हुए गोकशी और अवजिहाद जिहाद के मामलों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने डीएम और एसपी कार्यालय का घेराव किया है और नारेबाजी करते हुए ऐसे मामलों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। दरअसल ये तमाम जो ग्रामीण हैं वो गोकशी और अवजिहाद मामलों में कार्रवाई ना होने से नाराज चल रहे थे और लव जिहाद के जो बढ़ते मामले हैं उनमें कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। इसी क्रम में एसपी कार्यालय में एसपी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। जनपद में जबरदारी गरीबों पर होते हैं, यहाँ मऊ दाऊद फरदान के अंतिम दिन को पूर्व के द्वारा कुछ द्वारा जबर दिया, मूर्तियों की हुई और नाम किया गया। तो चाहते हैं कठोर कार्रवाई गैंगस्टर का निकालते देना चाहिए। 5 साल वार्ता की और कसा प्रकार रहा है, उन्होंने कार्रवाई जनपद के जिलाधिकारी मोहित के लिए आज समय का पूरे का समग्र संगठनों के मंडल से मिलने जाएगा। और नोएडा में सर्विस चार्ज को लेकर एक मॉल में मारपीट की गई है। मामला सामने आया है नोएडा से, जहां पर एक परिवार के साथ कुछ बाउंसरों ने मिलकर मारपीट की और उन्हें खदेड़ दिया गया है। साथ ही मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और गौरतलब है कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले में जांच कर रही है। सेक्टर 75 का ये मामला है, जहां पर स्पेक्ट्रम मॉल है और मॉल के अंदर सर्विस चार्ज को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद वहां के जो बाउंसर्स हैं उन्होंने इस परिवार के साथ मारपीट की, हाथापाई की गई है, जिसका ताजा वीडियो जो है हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मॉल के गार्ड वहां मौजूद हैं, तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और महिलाएं भी हैं यहाँ पर,
लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बाउंसर और जो परिवार है उसके बीच हाथापाई होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मॉल के अंदर का मामला है। स्पेक्ट्रम मॉल बताया जा रहा है, नोएडा के सेक्टर 75 में ये मॉल है। और आप देख सकते हैं बाउंसर्स को भी पीटा गया है और बाउंसर ने वहां पर उस परिवार के साथ भी मारपीट की है जो सर्विस चार्ज को लेकर यहाँ पर विवाद कर रहा था। और अब बता दें कि ये वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में सेक्टर 113 थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जहां पर पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी बवाल जारी है। मुस्लिम संस्थाएं लगातार इसका विरोध करती नजर आ रही हैं और अब मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सामने आ गया है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद हिंदू मुसलमान में दूरी पैदा करना है और उन्हें अलग अलग करना है। इसके साथ ही मौलाना अरशद मदनी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया है कि लोग बताना चाहते हैं कि जो काम देश की आजादी के बाद से मुसलमानों के खिलाफ किसी भी प्रकार सरकार ने नहीं किया है, हमने वो चोट मुसलमानों को लगा दी है। नहीं, हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और खास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए जरूरी समझते हैं और हम उसी को रहना करना चाहते हैं। ये ऐसी चीज, लेकिन हम इसके खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फिरका परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आजादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। हम ये समझते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना एहतजाज किया जाएगा उतना ही हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी और फिर परस्त जहन रखने वाले लोग उसमें कामयाब होंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इस मसले के अंदर ये स्टेट के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को खत्म कर दिया जाए। हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं। दिल्ली की ओर रुख करेंगे, जहां दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में रविवार को 2 महिलाओं को गोली मारने की घटना सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस और महिलाओं को अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों ही महिलाओं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि हत्या के आरोप में अर्जुन और माइकल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उनका महिला के भाई के साथ पैसे को लेकर कोई विवाद था, जिसके कारण उन्होंने गोलीबारी की। आज सुबह 4:30 बजे आरकेपुरम थाने में एक पीसीआर कॉल मिली है गोली चलने की। तो मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहाँ 2 महिला की गोली चली है। जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू है। इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। बठिंडा में पुलिस ने मिनी सचिवालय सुविधा केंद्र में बीती शुक्रवार की रात को हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले को 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया है। आपको बता दें कि चोर कोई और नहीं बल्कि इसी सुविधा केंद्र में तैनात एक टेक्नीशियन है और बताया जा रहा है कि उसकी पहचान गुरवंत सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस पूछताछ में बताया गया कि उसने जल्दी अमीर बनने के लालच में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। श्री गुरमीत सिंह राणा जी की हदायतों में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ
वारदातों को ट्रेस करने की प्रक्रिया कैसे की इस हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम कुलवंत सिंह जी। मैं पनबस PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ PRTC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ਤੇ पटियाला हेड हाउस का घिराव करांगे। और हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाला एक यहाँ पर 16 वर्षीय नाबालिग युवती 5 दिन से अपने घर से लापता हो गई और परिजनों ने शक किया तो शक के आधार पर नाबालिग को ले जाने वाले कुछ युवकों के नाम पुलिस को बताए गए और उसी दिन मामला दर्ज करवा दिया गया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिला। तो आज युवती के परिजनों और समाज के कुछ लोगों ने मिलकर थाना रामपुरा के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी की। पुलिस पर साजबाज होने का भी आरोप लगाया गया और प्रदर्शन किया गया है। तो कुछ ही देर में लापता युवती पुलिस चौकी पहुंच गई और अब परिजन ये मांग कर रहे हैं कि युवती के साथ कुछ अनहोनी हुई है, इसीलिए आरोपी युवकों और युवती दोनों का मेडिकल करवाकर उचित जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। ये मामला कतुकपुर का है जो कि रामपुरा थाने में पड़ता है। 14 तारीख को 16.5 साल की लड़की वो लापता हो गई और 14 तारीख को जब उसके परिवार वाले थाने में आए तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन जो ट्रेस वगैरह पे लगाया तो कुछ भी नहीं हुआ। आज उसकी बच्ची उसकी लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या करा है, इसमें पुलिस कार्रवाई से हम असंतुष्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इसमें जो भी दोषी है लड़के वगैरह उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और हमें न्याय मिले। 3-4 बच्चों का नाम आ रहा है और उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस ने। डाउट क्या आपको? मैं ये डाउट है कि लड़की को किडनैप किया गया और उसके साथ गलत कार्रवाई गलत। बुलंदशहर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने सबको ही चौंका दिया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक शख्स ने भिखारी बनकर पहले घर में आसरा लिया और उसके बाद उसी घर के एक बच्चे को अगवा कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो शख्स है काफी दिनों से इस इलाके में रह रहा था और भिखारी बनकर पहले इसने पीड़ित के घर पर आसरा लिया और उसके बाद फिर जाकर उसके बच्चे को अगवा कर लिया है और उसके बाद 15 लाख रुपए की जो है फिरौती मांगी गई और इसी दौरान बच्चे का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ की और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसों के चक्कर में पैसों की जरूरत थी तुझे? अच्छा, क्या करा उसका? कहाँ ले गया था बच्चे को? स्टेशन पे जंक्शन पे रोड गई है, मुझे जगह का नाम आया जंक्शन के आगे। उसके बाद शाम को वो हल्ला काफी लगी है, ये मुझे उठा लाया। फिर क्या करा उसका? क्या करा फिर? मैंने वहाँ मार दिया। 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मजदूर जो कि उनके खेत पे काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत थानाओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी।
रायबरेली में भाजपा के द्वारा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी विवेक विक्रम सिंह ने संचालक के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके साथ भाजपा से घोषित 12 अन्य संचालकों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया और मधुबन स्थित आवास से गाजे बाजे के साथ विवेक विक्रम सिंह समर्थकों के साथ जिला सहकारी बैंक पहुंचे। यहां पर उन्होंने संचालक पद के लिए नामांकन दाखिल किया और इसके बाद विजयी होने पर 14 संचालक और 23 जून को अध्यक्ष पद का चयन किया जाएगा। आज जिला सहकारी बैंक के निर्देशक पद के लिए नामांकन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग प्रत्याशी बनाए गए थे, उसका हम लोगों ने देखिए बैंक यहाँ रायबरेली शाखा में लॉस में नहीं है, रायबरेली शाखा प्रॉफिट में है। मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो नए बायलॉज हैं उसके तहत पूरे देश व्यापी में भारतीय जनता पार्टी सहकारिता को मजबूत करना चाहती है और जो पहले राष्ट्रीय स्तर पे सहकारिता मंत्रालय नहीं हुआ करता था वो सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया केंद्र सरकार में और व्यवसाय बढ़ा के हम इसको और भी आगे बढ़ाने का काम। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घातक फिल्म की तर्ज पर एक युवक को कुछ लोगों ने कुत्ता बनाया और फिर उसके साथ मारपीट की। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान जरूर सामने आया है। उनका ये कहना है कि मानव के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इस दौरान एमपी के गृह मंत्री ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना नहीं है, नारी की अपमान की योजना जैसी प्रतीत हो रही है। माता बहन बहुओं के निजता का उल्लंघन जो उसमें किया जा रहा है, डाटा उनका लीक किया जा रहा है जिस तरह से, ये चिंता का विषय है और इनसे इनका सोच भी उजागर होता है नारी के प्रति, किस तरह से ये नारी शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने दतिया जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर से गुलशाह तक सड़क का भूमि पूजन किया है। ये जो सड़क है 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही है। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों को संबोधित भी किया। कहा कि ये 1 किलोमीटर की जो सड़क है वो अच्छी गुणवत्ता की बने, इसके लिए इसका बजट भी 1 करोड़ 13 लाख रुपए रखा गया है। तारीख से 1 जुलाई से वो जो ट्रैक्टर वाले रह गए हैं और उम्र जो 23 से घटा के 21 की है शादी की, बहू की बेटी की, तो वो उसका फिर चालू होने वाला है। तो फिर चालू होने वाला है तो जो रह गए हो तो उस लाइन में अपन फाइल में डाल के एक बार आप एक्सरसाइज कर लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे इस पूरे के पूरे प्रकरण को। दूसरा, आप बाढ़ के लोगों की चिंता होगी आज के बाद। ये काम हमारा गुणवत्तापूर्ण हो। सड़क 1 किलोमीटर की है, ये 1 करोड़ से ऊपर की है। 13 लाख, 1 करोड़ 13 लाख, हाँ 1 करोड़ 13 लाख की है। तो इसकी काम हमारा अच्छा हो जाए, गुणवत्तापूर्ण हो जाए। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। तारीख से कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ गया है। संगठन ने रवि भदौरिया को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है और इधर मुस्लिम समाज भी शहर अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग कर रहा है। बता दें कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं पर महिला नेत्री नूरी खां और मुस्लिम समाज के लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, विवादित हैं और शिकायत प्रदेश संगठन तक पहुंचने पर संगठन प्रभारी के द्वारा रवि भदौरिया को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है। इधर रवि भदौरिया ने अपना पक्ष रखते हुए ऑडियो को फेक बताया है और कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। शाम होते होते मुस्लिम समाज ने भी रवि भदौरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो जो ऑडियो है वो मैंने भी सुना है, उसमें कहीं भी मेरी आवाज़ नहीं है, वो फेक ऑडियो है। और कुछ इस तरीके जो लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग, उनके द्वारा वो ऑडियो बनाया गया है और उसमें मैंने कभी भी किसी भी नेता के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। और इस संबंध में माननीय कमलनाथ जी को मैंने पत्र लिखा है कि
इस तरीके का कोई भी अगर कृत्य करता है और षड्यंत्र करता है, निश्चित रूप से आपने देखा कि आने वाले समय में 4-5 महीने बचे हैं, हमारी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, तो इस प्रकार के षड्यंत्र तो सब रचते रहते हैं। और मैं आपको पहले हमने अपने पार्लियामेंट को बता दिया है भाई, जो शेर अध्यक्ष ने आज ने टिप्पणी करी है उसके विरोध में जो है हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। वजह क्या है कि 2023 में चुनाव आ रहा है, जो तकलीफ दी है उसका कारण आप जानते हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रवि भदौरिया जी ने जो शब्द का उपयोग किया है उसकी हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं तो उनको तत्काल अध्यक्ष पद से हटाया जाए। आदरणीय साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन के नाम पर किसानों की करोड़ों की जमीन हथियाने के मामले में आज कांग्रेस ने मिलकर पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी के नाम पर ज्ञापन सौंप दिया है। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और इस दौरान सांसद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेने वाले किसानों को डिफॉल्टर बताकर उनकी करोड़ों की जमीन बैंक के द्वारा वहां पर बेच दिए जाने का मामला सामने आया और इसी के साथ साथ कलेक्टर के द्वारा इस मामले की जांच कराई जा रही है। इस मामले में रसूखदार लोगों के शामिल होने की वजह से मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। इधर इस मामले में कांग्रेस भी एंट्री कर चुकी है और कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाम को पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। के बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। उसमें निश्चित रूप से बैंक मैनेजर खुद संलिप्तता मेरे को लग रहा है कि उसकी खुद की संलिप्तता है। जिस बैंक मैनेजर को ये मालूम है कि जमीन जब वो लोन देते हैं तो लोन देते हैं, ज़मीन की कीमत आंकते हैं, वहाँ उनका एक वैल्यूअर जाता है, वो वैल्यूअर कीमत आंकता है, तो क्या उन्होंने वापस वैल्यूअर भेज के नहीं पता कर पाए कि 12 लाख रुपए हमें लेना है और 3 करोड़ की ज़मीन हम नीलाम कर रहे हैं इसकी? ये सरासर गलत है और जब तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी कांग्रेस आंदोलन। और बुलेटिन में